हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? यार थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना। लेट मी जस्ट चेक यार एक बार। बहुत लाइट कम लग रही है, बहुत काला काला सा भी लग रहा हूँ मैं। चलो भाई आज कोई नहीं, जैसा लग रहा हूँ वैसे एडजस्ट कर लेना। बस बोर्ड आपको साफ दिखाई देना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि मुझे कैमरे की सेटिंग ज्यादा आएंगी नहीं। चलो भाई, आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे। एक बहुत शानदार, एक बहुत बेहतरीन, एक शानदार सा चैप्टर होगा, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। और आज हमारे कुछ पुराने बैचेस भी शामिल हैं, क्योंकि कुछ बैचेस पुराने रह गए थे जिनमें वॉइस मैंने नहीं कराया था, तो उन बैचेस को भी आज शामिल किया गया है क्लास में। तो चलो भाई, आज मजा आएगा पढ़ाने में। तो जिनका टेंस खत्म हुआ था वो भी हैं, और जिनका टेंस मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूं वो लोग भी हैं। सबसे पहले जानेंगे भाई टेंस मतलब वॉइस क्या होता है, ठीक है। क्या होता है वॉइस? व्हाट इज वॉइस? देखो, वॉइस वैसे तो आप सभी जानते हैं, वॉइस का मतलब होता है आवाज। लेकिन यहाँ पे वॉइस का मतलब आवाज नहीं है। देखो, वॉइस को हम देख सकते हैं एक तरीके से ऐसे कि जब हम लिखते हैं कोई भी, कभी भी देखो, आप सभी जानते हैं, अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस अगर हमें जीवन में फ्रेम करना है, तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। किसकी भाई? सबसे पहले एक सब्जेक्ट की, और उस सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब की। ठीक है भाई, हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट की और एक आपके वर्ब की। अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब किसको एक्सप्रेस करती है? किसी एक्शन को एक्सप्रेस करती है भाई। कह सकते हैं किसी एक्शन को एक्सप्रेस करती है। किसी भी एक्शन की दो चीजें हो सकती हैं, किसी भी एक्शन के दो मुख्य पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा भाई? एक्शन को किया किसने, यानी कि एक्शन का डूअर कौन है। एक्शन को किया किसने, यानी कि एक्शन का डूअर कौन है। दूसरा हो सकता है भाई, एक्शन किसके ऊपर हुआ, यानी कि उस एक्शन का रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट, ठीक है। सो एक्शन का डूअर होता है एक, और एक्शन का रेसिपिएंट होता है दूसरा। सो एक्शन का डूअर एंड एक्शन का रेसिपिएंट, ठीक है। सो एक्शन का डूअर और एक्शन का रेसिपिएंट। एक सेकेंड, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ऐसे लिखेंगे, RECI, रेसिपिएंट, ठीक है। सो एक्शन का एक तो होता है भाई आपका डूअर, और दूसरा होता है किसी भी एक्शन का कोई रेसिपिएंट, यानी कि उस एक्शन को रिसीव करने वाला बंदा। तो उसी को बोल देते हैं हम क्या? रेसिपिएंट। यानी कि बेसिक सी बात मैंने क्या कही, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, आप सभी जानते हैं। एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और दूसरा हमें किसी वर्ब की जरूरत पड़ती है। एक सब्जेक्ट की और एक वर्ब की, दो चीजें चाहिए। एग्री करते हो?
अब भाई जो वर्ब होता है बेसिकली ये एक एक्शन होता है, ठीक है। एक्शन का मतलब कोई काम बेसिकली कह सकते हैं, कुछ जो करना किसी चीज का वो होता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक्शन में हमें दो चीजें, जैसे मैंने कहा पढ़ना, अब पढ़ना हमें बताना पड़ेगा ना कौन पढ़ रहा है। मैंने कहा मारा, किसी को जोर से थप्पड़ मारा, तो इसमें दो चीजें बतानी पड़ेंगी, किसने मारा और किसको मारा। सही बात है भाई, किसने मारा तो वो जो करने वाला पर्सन है वो डूअर हो गया। तो उस एक्शन को अगर हिंदी में डूअर को कहें तो किसी काम को करने वाला, ठीक है, करने वाला। और रेसिपिएंट का मतलब हो जाता है बेसिकली उस एक्शन को रिसीव करने वाला, यानी कि प्रभावित होने वाला। उस एक्शन से जो भी प्रभावित हो वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, मतलब वो कहलाता है आपका रेसिपिएंट, ठीक है भाई। सो वो कहलाता है आपका रेसिपिएंट। तो दो चीजें आपको समझ आई, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन। एक्शन में दो चीजें हमें देखनी होती हैं, कौन सी, डूअर, और दूसरी आपकी कौन सी, रेसिपिएंट, करने वाला कौन है और किसके ऊपर वो एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, कौन उस एक्शन से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। दोनों चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, अब भाई आपको ध्यान क्या देना है कि अगर ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट डूअर की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट किसकी कैटेगरी में आ रहा है, डूअर की कैटेगरी में, तो ऐसे केस में आपको एक्टिव वॉइस का यूज करना है। किसका यूज करना है, एक्टिव वॉइस का। और अगर ये सब्जेक्ट आपका रेसिपिएंट की कैटेगरी में आ रहा है तो ऐसे केस में आपका पैसिव वॉइस का यूज करना है। किसका यूज करना है भाई, पैसिव वॉइस का। तो बेसिक सी बात यहां पे आप ये जानेंगे, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, अरे आंखों ने आंखों देख कर ये, ठीक है। सो वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है एक्टिव, एक्टिव वॉइस, और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। और इसीलिए आपने अक्सर करके देखा होगा कि लोग इसको वॉइस के नाम से कम जानते हैं और सिर्फ एक्टिव पैसिव कह देते हैं। तो एक्टिव पैसिव कहें या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहें, वही आपका ये वॉइस का चैप्टर होता है। तो भाई किसी भी वर्ब को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दोबारा से सुनेंगे। अगर उस वर्ब का मतलब है बेसिकली एक्शन, एक्शन की दो चीजें होती हैं, एक जो एक्शन को करता है, दूसरा जो एक्शन, एक्शन जिसको प्रभावित करता है, जो एक्शन से प्रभावित होता है, ठीक है। अगर करने वाला सब्जेक्ट की जगह पे आ रखा हो तो हमें एक्टिव वॉइस लगाना चाहिए, और अगर प्रभावित होने वाला आपका सब्जेक्ट की जगह आ रखा हो तो हमें पैसिव वॉइस लगाना चाहिए। इसी बात को एक बार एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई एक बार, जैसे कि मैंने आपसे लिखा, दे completed the work, they completed the work। और एक मैंने या देना लिख के ना मैं मोहन लिख देता हूं एक बार बस, और थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाएगा, या राहुल लिख देता हूं या कोई भी नाम लिख देता हूं XYZ। और एक मैंने लिखा द वर्क was completed by राहुल। देखो भाई, सबसे पहले ये देखेंगे, अभी मैं रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने कोई आपको रूल नहीं पढ़ाया है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, जस्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि बेसिकली एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्यों हमें जरूरत होती है एक्टिव की, क्यों हमें जरूरत होती है पैसिव की,
ठीक है, हर चीज को लिखाऊंगा भी समझाऊंगा भी, जस्ट जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझाए। शुभम बेटा यही बता रहा हूँ कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, तो इस रेदर देन ये कमेंट बार बार लिखने से कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, इस बात की रट लगाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे दिमाग लगाएं, जो समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि मैं भी वही समझा रहा हूँ जो आप पूछ रहे हो कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो, राहुल कंप्लीटेड द वर्क। भाई यहाँ पे आपने देखा राहुल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है राहुल, और कंप्लीटेड आपकी क्या है, वर्ब है। मानते हो भाई, इतनी बात तो समझ आई रही होगी कि राहुल सब्जेक्ट है और कंप्लीटेड आपकी क्या है, वर्ब है। अब एक बात बताओ मेरे को, कंप्लीट में एक एक्शन छुपा हुआ है, कुछ काम हुआ है, किसी चीज को कंप्लीट किया गया है, कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, इस कंप्लीट का जो डूअर है वो सब्जेक्ट है या नहीं भाई, करने वाला किसने कंप्लीट किया, बेसिक बात क्या है, करने वाला कौन है, कंप्लीट करने वाला कौन है, राहुल। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या है, डूअर है। और अगर सब्जेक्ट अपने आप में डूअर है तो ये सेंटेंस कैसा कहलाएगा भाई, एक्टिव में कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ भाई। सब्जेक्ट एक्टिव मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। ठीक है, ये एक्टिव कहलाएगा। अच्छा, दूसरी चीज देखो, यहां पे भी कुछ कंप्लीट हुआ है, कह सकते हो। अब देखो, ये द वर्क क्या है, आपका सब्जेक्ट है, मानते हो भाई, और वॉज कंप्लीटेड आपका क्या है, वर्ब है, मानते हो भाई। अब कंप्लीट जो हुआ है, अगर मैं इसके डूअर की बात करूं तो क्या ये वर्क इसका डूअर है, क्या वर्क ने कुछ कंप्लीट किया है, क्या इस काम ने कुछ कंप्लीट किया है, नहीं भाई, काम ने कुछ कंप्लीट नहीं किया है। क्या काम ने कुछ कंप्लीट किया, नहीं, कंप्लीट किसने किया है, राहुल ने, लेकिन राहुल सब्जेक्ट तो नहीं है, राहुल सब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं इस काम का जो डूअर है वो सब्जेक्ट नहीं है। जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो रेसिपिएंट है, प्रभावित हो रहा है, राहुल कुछ कर रहा है जिसकी वजह से वो काम प्रभावित हुआ है, जो कि पहले नहीं था अब वो हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो सब्जेक्ट है वो तो प्रभावित हो रहा है, वो रेसिपिएंट है। अगर रेसिपिएंट है तो हम कह देंगे कि अब की बार क्योंकि डूअर आपका यहां पे है तो ये सेंटेंस आपका पैसिव की कैटेगरी में आएगा, ना कि एक्टिव। यही फर्क होता है पैसिव में साला और सब एक्टिव, चौपट हो गया। यही बेसिक सा डिफरेंस होता है आपका पैसिव में और एक्टिव में। विजय भाई, वो उसमें रिकॉर्डेड दिया गया था, इसीलिए अब आपके बैच में भी ये क्लास लगा दी है, क्योंकि लाइव भी कराना था, लाइव बैच लिया आपने। सब्जेक्ट कौन सा है ये कैसे पहचानेंगे भाई, सेंटेंस की शुरुआत ही सब्जेक्ट से होती है, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है, सेंटेंस की शुरुआत में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्ट ही होगा। सेंटेंस की शुरुआत में जो नाउन प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो भाई एक्टिव का और पैसिव का डिफरेंस आपको पहले तो समझ आना चाहिए। और जो एक्टिव है और पैसिव है वही आपके वॉइस होते हैं। वॉइस दो प्रकार का होता है, ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अभी दो सेंटेंस के सारे और आपको और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं इसी चीज को। ठीक है, देखो एक बार, पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मोहित हिट रोहित, देखो। और चौथा एक एग्जांपल, रोहित वॉज हिट
बाई मोहित। देखो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे, आ जाते हैं एक बार फिर से। यहां पे जब आप ध्यान से देखोगे तो मोहित सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हिट आपकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, हिट करने, हिट का मतलब होता है भाई मारना, मारने का काम किसने किया है? इस हिट के लिए अगर मैं डूअर ढूंढता हूं, भाई देखो ये डूअर का मतलब क्या होता है, ये मैं बार बार पूरे पैसिव वॉइस में आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पूरे पैसिव वॉइस में मुझे इस शब्द की जरूरत पड़ेगी कि कोई डूअर है या नहीं है। हम बार बार बात करेंगे कि ये डूअर है या नहीं है, डूअर है या नहीं है। तो डूअर का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। डूअर का मतलब है ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, इसको करने वाला कौन है? भाई कौन कर रहा है? मार कौन रहा है? हिट कौन कर रहा है? तो हिट कर रहा है मोहित। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, और अगर सब्जेक्ट आपका डूअर है तो इसका मतलब है ये सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा? एक्टिव। मैं जस्ट अभी मीनिंग वाइज आपको बता रहा हूं, स्ट्रक्चर वाइज एक्टिव पैसिव पहचानना बहुत आसान है, ठीक है। मीनिंग वाइज एक्टिव पैसिव पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। डूअर का मतलब ही होता है इस काम को करने वाला। भाई डू का मतलब करना, और उसमें ईआर लगाकर करने वाला। जैसे टीच का मतलब, ये बातें छोटी छोटी भी समझानी पड़ती है मुझे स्टूडेंट्स को, कब तक मेरे को लगता है कि अरे बदतमीजों सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। टीच का मतलब, टीच का मीनिंग क्या होता है भाई? पढ़ाना, यही तो होता है। टीच का मीनिंग पढ़ाना, और अब इस टीच में ईआर लग गया, ठीक है। अगर टीच में ईआर लग गया, टीचर बन गया। पढ़ाने वाला, ठीक है। ऐसे ही डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। और अगर इस डू में ईआर लग गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कुछ करने वाला, समझे? तो डूअर का मतलब होता है कुछ करने वाला। तो जैसे टीच का मतलब पढ़ाना और टीचर का मतलब पढ़ाने वाला। सिंग का मतलब गाना, और सिंगर का मतलब गाने वाला। ईआर लगा के, तो ईआर लगा के हम किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई। तो हिट का मतलब मारना, और इस हिट को करने का काम कौन कर रहा है? मोहित। तो इसका मतलब ये एक्टिव है। अब देखो यहाँ पे भी हिट आपकी वर्ब है, देखो रोहित आपका सब्जेक्ट है। अच्छा यहाँ पे को देख सकते हैं, हिट करने वाला कौन है? डूअर कौन है भाई? मोहित। और हिट किया किसको? इस एक्शन से प्रभावित कौन हुआ? रोहित। तो रेसिपिएंट कौन हो जाएगा इस एक्शन का? रोहित, ठीक है। सो रेसिपिएंट कौन हो जाएगा? रोहित हो जाएगा भाई। ऐसे ही यहां देखो भाई, सब्जेक्ट ये है, और वॉज हिट अगर हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वॉज हिट। इसका मतलब है ये आपकी वर्ब है। अब आप एक बात बताओ, हिट करने के लिए हिट किसने किया? देखो भाई,
अब की बार हिट करने का जो काम है वो बाई लगा रखा है, किसके द्वारा हिट किया गया, तो मोहित के। तो जो डूअर है वो मोहित है। अगर हम यहां पे बात करते हैं डूअर की, तो डूअर जो है वो कौन है, मोहित है। इसका मतलब रोहित नहीं है। रोहित कौन है, रोहित तो इस एक्शन से प्रभावित हो रहा है। ये कौन है, रोहित कौन है, प्रभावित होने वाला, जो कि अफेक्ट होता है। ठीक है, प्रभावित होने वाला। और अगर प्रभावित होने वाला बंदा सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका किस में है, पैसिव में। देखो भाई, इतने बेसिक से कहीं नहीं मिलेगा जानने को एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस। ठीक है, इतने बेसिक से एक्टिव पैसिव का डिफरेंस जानने को नहीं मिलेगा। अब ये मैंने बता दिया कि आपको एक्टिव में और पैसिव में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, अब मैं इस चीज को लिख देता हूं। वैसे तो मैंने ब्रीफ में तो यहां लिख ही दिया कि कब क्या होता है। ठीक है, बाकी डिटेल में भाई मैं हिंदी में बोल दूंगा, आप लिख लेना, और इंग्लिश में मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि 2 लैंग्वेजेस में नोट डाउन करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब में होने वाले एक्शन के लिए डूअर होता है तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब में होने वाले एक्शन के लिए डूअर नहीं होता है तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है, सो हम यहां पे इंग्लिश में लिख देते हैं, when the subject of a verb or a sentence is the doer of the action, we use active voice। हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, we use the active voice। नेक्स्ट, when the subject is not the doer, अगर सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं होता है, एंड इज अफेक्टेड बाई, और बल्कि में उल्टा अफेक्ट होता है, एंड इज अफेक्टेड बाई द एक्शन ऑफ द वर्ब, बल्कि में वो उस वर्ब के एक्शन से अफेक्ट होता है, वी यूज द पैसिव वॉइस। ऐसे में हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, वी यूज द पैसिव वॉइस। ठीक है, हिंदी वाले एक बार फिर से लिख लेंगे, जब सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन का डूअर होता है तब हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन का डूअर होता है तब हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, मगर जब सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, बल्कि में वह, जब सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है बल्कि में वह वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है, तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। बात खत्म। ठीक है, चले भाई आगे। तो पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस होता है, पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, अब देखो भाई पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना भाई, ठीक है, पैसिव वॉइस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमेशा वो कुछ ये होता है, पैसिव वॉइस बराबर, पैसिव वॉइस में हम जो वर्ब होती है उसको इस तरीके से लिखते हैं, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली क्या, एक तो हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दूसरी हमेशा वर्ब की बी फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है।
यानी बी का भी यूज होगा और थर्ड फॉर्म का भी यूज होगा, बी का भी यूज होगा और थर्ड फॉर्म का भी यूज होगा। तो बी वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलके आपका क्या बनाती है, पैसिव वॉइस बनाती है। ठीक है, सो बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलके बेसिकली क्या बनाती है, पैसिव वॉइस बनाती है। ठीक है, अच्छा हम पैसिव वॉइस बनाते ही क्यों है, क्यों आखिरकार हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है? कायदे की बात यह है कि पैसिव वॉइस हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, सीधी सी बात बताऊं तो। ठीक है, अगर कायदे की ही बात पूछोगे तो। बाकी एक्चुअल में क्यों बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो उसका जवाब ये है, जब हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब जो डूअर है, मैं लिखवा दूंगा इस बात को भी, जब डूअर जो है या तो हमें पता ना हो कि ये काम किसने किया है, लाइक ये कॉफी का कप है, ठीक है, और इस कप को मैं अभी तोड़ देता हूं, मान लेता हूं इस कप को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, और ये कप टूट गया। अब किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैंने ये कप तोड़ा किसने। अब टूटने का एक्शन हुआ है, किसने किया है, मैंने। और एक्शन से प्रभावित कौन हुआ, टूटने के एक्शन से प्रभावित कौन हुआ, ये कप। टूटने के एक्शन से प्रभावित कौन हुआ, ये कप। प्रभाव कप पे पड़ा और किया मैंने। तो अगर मैं खुद को सब्जेक्ट बनाऊं तो एक्टिव वॉइस में लिखूंगा आई ब्रोक द कप, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि मैंने तोड़ा है, तो सब्जेक्ट कौन। जब यही नहीं पता है कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, कद्दू। भाई सब्जेक्ट में हमें डूअर लिखना है तो हमें पता तो होना चाहिए कि आखिरकार ये तोड़ा किसके द्वारा गया है, किसने तोड़ा है कप को। अगर हमें यही नहीं पता है और हमें बताना है कि कप तो टूट चुका, ऐसे केस में फिर हम कप को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। और कप को सब्जेक्ट बना के, अब कप ने तो कुछ नहीं किया तो ये डूअर तो है नहीं, तो अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो कौन सी वॉइस लगाएंगे, पैसिव वॉइस लगाएंगे, बात खत्म। बात समझ आई। ऐसे ही जैसे मान लीजिए लाइक मेरे पास घड़ी थी, वो सच में घड़ी गायब हो गई, मतलब मैं तो एग्जांपल देना चाह रहा था कि वॉच वॉच स्टोलन, अच्छा गायब नहीं हुई है, मैंने खोल के रख दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये वॉच है मेरे पास, ठीक है, आपने देखी कि सर वॉच अच्छी है, कल मैं आता हूं, कल मेरे हाथ में घड़ी आपको नहीं दिखाई देती, ठीक है, कल मैं आता हूं और आपको घड़ी दिखाई नहीं देती, आपने कहा कि सर घड़ी कहां गई, आपने कहा कि घड़ी कहां गई। अब मैंने कहा यार घड़ी तो चोरी हो गई। अब एक बात बताना, एक काम हुआ क्या, चोरी का, लेकिन ये तो पता ही नहीं किसने की, मुझे तो पता ही नहीं कि चोरी किसने की। क्या मुझे पता है, पता होता तो पकड़ लेता, मारता थप्पड़ से, लेकिन मुझे बताना भी है कि ये काम हुआ है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि करने वाला कौन है, तो कौन सी वॉइस लगा देंगे, पैसिव वॉइस। कौन सी वॉइस लगा देंगे, पैसिव वॉइस। सो बेसिकली हम पैसिव वॉइस यूज कब करते हैं, पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्चुअल में जो डूअर है, जो काम को करने वाला है, उसका पता ही ना हो, तो हम पैसिव वॉइस लगा देते हैं। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें पता है कि करने वाला कौन है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बताना जरूरी नहीं है हमारे लिए कि किसने किया है। क्या जरूरत है बताने की, नहीं है जरूरी। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम पता है हमें कि किसने काम किया, लेकिन वो बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट को, मतलब जब डूअर को बताना जरूरी ना समझा जाए, जब किसी एक्शन का डूअर अनइम्पोर्टेंट हो जाए, जिसको बताने की जरूरत ना रहे, तो ऐसे केस में भी हम एक्टिव वॉइस ना लगा के पैसिव वॉइस लगा देते हैं। सब्जेक्ट को पीछे लिख देंगे कि चल तू एक कोने में बैठ, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो डूअर अगर जरूरी ना हो तो ऐसे केस में भी हम क्या लगा देते हैं, पैसिव वॉइस लगा देते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट। हेलो, हाँ जी मंदिर जी, मैं जड़ौदा। हाँ, आओगे इधर। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, ओके। बताओ भाई, ये बात समझ आई कि पैसिव लगा क्यों रहे हैं? देखो, बी की क्या फॉर्म है, बी का क्या मतलब है, ये सब समझा दूंगा, समझाओ। अल्टीमेटली जो बढ़िया चीजें बताना चाह रहा हूं तो वो तो समझो, चेक करो कि आखिरकार पैसिव लगा क्यों रहे हैं। वो ज्यादा जरूरी है। किताबी लैंग्वेज ये फॉर्मूले ये सब लिखा रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है ना? चलो सब मैं जड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, जिसको बताने की जरूरत ना रहे, तो ऐसे केस में भी हम एक्टिव वॉइस ना लगा के पैसिव वॉइस लगा देते हैं। सब्जेक्ट को पीछे लिख देंगे कि चल तू एक कोने में बैठ, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है। ठीक है? तो डूअर अगर जरूरी ना हो तो ऐसे केस में भी हम क्या लगा देते हैं? पैसिव वॉइस लगा देते हैं। ठीक है? जस्ट एक मिनट। हेलो, हाँ जी मंदिर जी, मैं जड़ौदा। हाँ, आओगे इधर? अच्छा, ठीक है, ठीक है। बताओ भाई, ये बात समझ आई कि पैसिव लगा क्यों रहे हैं? देखो, बी की क्या फॉर्म है, बी का क्या मतलब है, ये सब समझा दूंगा, समझाओ। अल्टीमेटली जो बढ़िया चीजें बताना चाह रहा हूं तो वो तो समझो, चेक करो कि आखिरकार पैसिव लगा क्यों रहे हैं। वो ज्यादा जरूरी है। किताबी लैंग्वेज ये फॉर्मूले ये सब लिखा रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पैसिव लगाते क्यों है ना? चलो सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ऐसा पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा जीवन में दोबारा पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बेसिक से। बस पहली 2 क्लास थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना मेरे को, क्योंकि बेसिक पढ़ाते टाइम पे ना कभी कभी इतने बेसिक में चले जाते कुछ लोगों को लगता है अरे भैया इतना बेसिक पढ़ा रहे हो, हमें ये भी नहीं आता। तो बस वो उस वाली फीलिंग से बच जाना। ठीक है? तो वो वाला बच जाना, बस 2 दिन झेल जाओगे, उसके बाद में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी आएंगे, एक एक टॉप कॉन्सेप्ट भी आएगा, है ना? आ जाओ, क्योंकि बेसिक क्लियर करना जरूरी होता है। तो ये समझ आया कि पैसिव वॉइस लगाते क्यों हैं? पैसिव वॉइस क्यों लगाते हैं भाई? कोई काम हुआ और उसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर ऐसा हो कि हमें पता ही ना हो कि करने वाला कौन है। ठीक है? तो मैं ये बातें लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। ठीक है? सो यहाँ पे हैशटैग लगा देना, हिंदी वाले साथ साथ मेरे लिख लेना, मैं बोल देता हूं। ठीक है? पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर हिंदी में बोल दूंगा। पहले हिंदी में एक बार बोल देता हूं, आप जितना लिख पाओ लिख लो, तब तक मैं भी नोट करता हूं। जब सेंटेंस में हमें पता ना हो कि उस एक्शन का डूअर कौन है, करने वाला कौन है, तो ऐसे केस में पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। सो व्हेन वी don't know who the doer of the action is, we use the passive voice। हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो जब हमें पता ना हो कि एक्शन का डूअर कौन है, ऐसे केस में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है? दूसरा भाई, व्हेन, हिंदी वाले लिख लेना, जब किसी एक्शन का डूअर इंपॉर्टेंट ना हो, जब ये बताना जरूरी ना हो कि काम किसके द्वारा किया गया, ऐसे केस में भी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है? सो व्हेन इट इज not important, when it is not important who did the work, काम किसने किया
ठीक है, या फिर हु डिड द वर्क ना लिख के हु द डूअर इज, वी यूज द पैसिव वॉइस, द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाले साथ साथ लिखते रहना। जब ये बताना जरूरी ना हो कि काम किसके द्वारा किया गया, तो ऐसे केस में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं या पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, हिंदी बोल रहा हूं, दोनों में नहीं लिख पाऊंगा यार, मतलब मास्टर की भी मजबूरी समझा करो यार, दो दो चीजें कैसे लिखेगा आदमी, समझा करो। नहीं, वो तो बाद में पता चल जाता है, वो तो जब वॉइस चेंज करने के क्वेश्चन आते हैं ना तब पता रहता है, लेकिन एक्चुअल में यूज किया क्यों जाता है मैं तो वो समझा रहा हूँ। पेपर में क्या आ रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई, जैसे कि मैंने भाई पिछली स्लाइड में लिखा था b प्लस v3। सबसे पहले तो इस b का मीनिंग समझते हैं भाई कि इस b का मतलब क्या है, इस b के मायने क्या है। भाई देखो, b प्रेजेंट में, b जो है प्रेजेंट में होता है इज, एम, आर। इज सिंगुलर के लिए एम आई के साथ और आर प्लूरल के लिए। पास्ट में ये जो वी है ये होता है वॉज और वर। इसके अलावा भाई कोई भी मॉडल अगर दे रखा है तो मॉडल के बाद में बी बी ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा ये कहां पे है भाई, प्रेजेंट, ये कहां पे है भाई, पास्ट। ये बेसिकली आता है आपका किसके लिए, फ्यूचर के लिए सामान्यतः, क्योंकि मॉडल वर्ब तुम फ्यूचर में लगाते हैं ना। अगर आपका बीइंग हमने लगा रखा है, क्या लगा रखा है, बीइंग, क्या लगा रखा है, बीइंग, तो बीइंग आपका दिखाता है किसको, कॉन्टिन्यूअस को भाई। कॉन्टिन्यूअस का अगर हमें बनाना है तो हमें बीइंग लगाना पड़ता है। ठीक है, और एक बी की फॉर्म और होती है जो कि होती है बीन, जो कि इसकी थर्ड फॉर्म होती है। और थर्ड फॉर्म हम लगाते, ये बेसिकली क्या है इसकी, V3। और थर्ड फॉर्म हम लगाते क्यों है, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर आपको इतनी सी जानकारी है तो जो 12 के 12 टेंस होते हैं उन 12 के 12 टेंस का किस तरीके से पैसे बनना है आप चुटकियों में उड़ा सकते हो। बिल्कुल आता है भाई। भाई देखो, वॉइस के जो क्वेश्चन है ना, सीजीएल प्री, सीपीओ प्री, सीएचएसएल प्री, तीनों में आते हैं। वॉइस के जो क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, सीपीओ मेंस, तीनों में आते हैं। वॉइस के क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं। हर एग्जाम में वॉइस आता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, और सीपीओ मेंस में तो 20, 25, 27 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। 25 से 27 क्वेश्चन आ जाते हैं सीपीओ मेंस में। बी की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, तो वॉज और जो वर होती हैं ये बेसिकली V2 का काम करती हैं। ठीक है, V2 का काम करते हैं। बात ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। चलो भाई, अब चलेंगे इससे आगे। अब एक बार जो हमारे टेंस होते हैं उनमें हम कौन सा कैसे कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले भाई हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फिर इसको ऐसे रखते हैं, यहां पे हम लिखेंगे कि एक्टिव में क्या आता है ना, और यहां पे हम लिखेंगे कि पैसिव में क्या आता है। एक टेबल टाइप बन जाएगी तो आसानी रहेगी आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, आसानी रहेगी आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। देखो,
सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या एस या ईएस भी लगा देते हैं उसमें जरूरत के हिसाब से, यही तो आता है। लेकिन पैसिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट तो आता है प्लस में भाई। अच्छा एक बात बताओ, V1 है, इस V1 को हमें किसमें चेंज करना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो बदलना है। अब भाई बी की प्रेजेंट की फॉर्म कौन सी है? बी की प्रेजेंट की फॉर्म कौन सी है? बी की प्रेजेंट की जो फॉर्म है वो आपकी है सबसे पहले इज, उसके अलावा एम, और उसके अलावा आर, और फिर थर्ड फॉर्म तो आई जाएगी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव बनता है सब्जेक्ट प्लस V1, और इसका पैसिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ जाओ देखो भाई, नेक्स्ट देखें। सेकंड हमारा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा देखना भाई? पास्ट इंडेफिनिट। भाई पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस में V2, यही होता है ना। अगर इसका हमें पैसिव बनाना है तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट, और भाई पास्ट की बी में, अब देखो V2 को हमें किस में बदलना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वही तो होता है पैसिव। भाई V2 को बी प्लस थर्ड फॉर्म में अगर हमें बदलना है तो कैसे बदला जाएगा? बी की थर्ड सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर, तो यहाँ पे वॉज वर आ जाएगा जरूरत के हिसाब से, वॉज या फिर वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही भाई हम लिखेंगे तीसरे नंबर पे फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी क्या आता है भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में सेल या विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो आता है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? सेम भाई। अब की बार वर्ब कितनी है? ये पूरा पार्ट वर्ब का है, ये पूरा पार्ट किसका है? वर्ब का। तो सेल विल तो जो की तो आ जाएगी, तो सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट आया। फिर जो हमें जरूरत थी जैसे हम लिख रहे थे सेल या विल, वो जैसे का तैसे आ गया। भाई फ्यूचर के लिए हम V1 को किसमें बदलेंगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के बाद में बी की कौन सी फॉर्म आती है? तो बी आती है, सेल विल मॉडल है, तो इसके बाद में क्या आ गया? बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बात ही खत्म हो गई। मैं सिर्फ वर्ब फॉर्म बता रहा हूं, वर्ब फॉर्म बता रहा हूं। रुक जाओ, थम जाओ, बाई आएगा नहीं आएगा, रुक तो जाओ। अरे पहले आप ना बेसिक्स सीखो। आप सीधे ना, पता है कहां पहुंचना चाह रहे हैं? मैं बताता हूं। आप पहुंचना चाह रहे हैं सर हमें ये बताओ, ये सेंटेंस लिखा है, इसको पैसिव में कैसे बदलें? थम तो जाओ, पहले सीख लो, ठीक है? आ जाओ भाई, सेकंड देख लेते हैं भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब इसका भाई पैसिव बनाएंगे तो बात को समझना, इज एम आर तो ज्यों की त्यों रहेगा। हेल्पिंग वर्ब को पैसिव बनाते टाइम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट आया प्लस आपका क्या आ गया? इज एम आर आ गया, इज एम आर आ गया प्लस, अब ये आईएनजी का हमें पैसिव बनाना है, तो आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी का पैसिव कैसे बनेगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म को किसमें बदल देंगे? बी की आईएनजी फॉर्म क्या है? बीइंग, तो इसमें बना देंगे बीइंग, तो इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमने देखा भाई पास्ट का कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा, वॉज वर आता है, प्लस में क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो पैसिव में भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर से नो छेड़खानी, वॉज वर लिख दिया जैसे का तैसे, प्लस में आईएनजी को पैसिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, अभी भी आईएनजी को बदला था तो बीइंग प्लस V3, तो क्या आ गया, बीइंग प्लस V3। मॉडल क्या है, मॉडल का मतलब होता है बेटा सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, मतलब वुड, शुड, ये सब आपके मॉडल होते हैं। भाई देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सामान्यतः फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है, सामान्यतः नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी बनाना पॉसिबल होता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल होगा तो ऐसे बनेगा जो मैं बता रहा हूं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल जो स्ट्रक्चर है ना, प्लस बी की फॉर्म, प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यही तो बनता है एक्टिव। तो जब इसी का पैसिव बनाने जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पहले तो भाई पहला ऑप्शन अगर आपको दिखे नो पैसिव करके तो आप उसको मार्क कर देंगे। अगर नो पैसिव करके ऑप्शन नहीं है तो फिर आप क्या बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस में भाई सेल या विल तो आएगा ही फ्यूचर को दिखाने के लिए, सेल या विल। उसके बाद में बी जैसे है, मैंने कहा है ना कि हेल्पिंग वर्ब से छेड़खानी नहीं करनी है, बस डू की फॉर्म नहीं लगानी है, बी आ गया। प्लस में V1 ING का पैसिव क्या होता है, तो बी के बाद में फिर बीइंग आएगा और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसका पैसिव बनाते क्यों नहीं है, उसका भी यही रीजन है, जब बी की दो फॉर्म एक साथ दिखती है ना तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है बी बीइंग, क्योंकि ये अपने आप में ऑकवर्ड साउंड करता है, इसीलिए सामान्यतः हम इसके पैसिव को अवॉइड करते हैं। तो इसका पैसिव हम नो पैसिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बी बीइंग अपने आप में बहुत अजीब लगती है। तो अगर ये ऑप्शन में हो तो ये, अगर बाई चांस ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आपको ये लगाना है, सिंपल। क्यों नहीं बनता है उसका रीजन यही है कि अजीब लगता है, एक बी की फॉर्म और फिर उसी बी में आईएनजी लगा दिया है। आप कहोगे यहां भी तो सर बी की फॉर्म वॉज वर है, लेकिन वॉज वर ने अलग दिखती है, बी नहीं दिखता उसमें, है ना, इस एम आर में बी दिख नहीं रहा है वो बी की फॉर्म, लेकिन बी जैसा कुछ है नहीं उसमें। यहाँ पे लेकिन देखो ये भी क्लियर बी दिख रहा है और इसमें भी क्लियर बी दिख रहा है, तो दो एक जैसी चीज एक साथ आ जाती है तो बहुत ऑकवर्ड साउंड करता है। ठीक है, इसीलिए फिर वहां से उसको हम हटा देते हैं। तो सेल बी बीइंग, तो बी बी ऐसे लग रहा है ना, अजीब साउंड करता है। इसलिए इंग्लिश ग्रामर, देखो भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कई चीजों की अहमियत होती है, और उसमें से एक अहमियत इस चीज की भी होती है कि जो हम बोल रहे हैं वो अच्छा लगे, अच्छा लगना चाहिए, उसकी भी एक अहमियत होती है। तो क्योंकि बोलने में अच्छा साउंड नहीं करता है इसीलिए इसको नहीं रखते हैं। बाकी आ जाएंगे भाई, नेक्स्ट हमारा पार्ट है परफेक्ट वाला। ठीक है, परफेक्ट भाई प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे सबसे पहले, प्रेजेंट परफेक्ट। भाई देखो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव क्या होता है, आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट वैसे ही आएगा, हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो वैसे ही आ जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद में देखो V3 को बदलना है किसमें, पैसिव में। तो V3 का पैसिव क्या बनेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म, और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीइंग, मतलब बीन। तो ये बन गया। बाकी मैं लिख ही चुका हूं कि बीन हम लगाते हैं परफेक्ट के पैसिव के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हैज है, प्लस में बीन, प्लस में थर्ड फॉर्म। अगर यहीं पे हम चले जाते हैं पास्ट के परफेक्ट में, किसके परफेक्ट में भाई, पास्ट के परफेक्ट में, तो उसका क्या बनता है, एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैड, प्लस में थर्ड फॉर्म। तो पैसिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैड को जैसे का तैसे लिखो, और V3 का पैसिव बनाना है तो बीन प्लस V3, बस। ऐसे ही फ्यूचर का परफेक्ट अगर हम बात करें फ्यूचर के परफेक्ट की, तो सेम
वैसे ही फ्यूचर का भी बन जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में आपका फ्यूचर को दिखाने के लिए सेल या विल फ्यूचर दिखाती है, प्लस में परफेक्ट को दिखाने के लिए हैव आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, पैसिव बनेगा जब तो सब्जेक्ट तो आएगा ही शुरू में, प्लस में आपका सेल या विल जो जैसे है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस में जो हैव था वो भी आएगा, और थर्ड फॉर्म को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन आ गई और फिर लास्ट में V3 आ गई। ये बन गया भाई परफेक्ट का। ठीक है, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है आपका, उसको मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं क्योंकि उसका कोई पैसिव नहीं बनाते हम। तो अगर आपको दिखे कहीं पे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अच्छा रेड से दिख रहा है आपको? चल दूसरा पेन ले लेता हूं, बाई चांस रेड से ना दिखा तो फिर रोओगे। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में देखो प्रेजेंट में होता है हैज हैव, पास्ट में होता है हैड, फ्यूचर में होता है आपका लाइक सेल हैव विल हैव, और फिर उसके बाद में बीन होता है साथ में इनमें। तो हम मैं यहाँ पे प्रेजेंट का ही लिख रहा हूँ भाई, हैज हैव या हैड, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये होता है। इसके पैसिव की बात आएगी तो नो पैसिव बनेगा। रीजन यहाँ पे भी वही है, मैं बताता हूँ क्या रीजन है। रीजन देखो क्या है, एक बार समझना भाई। देखो जब हम इसका भी पैसिव बनाएंगे तो देखो यहां तक तो हमें लिखना ही पड़ेगा बीइंग तक, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो सारी लिखते हैं, और इस आईएनजी को हम बीइंग लिखेंगे और फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो एक बार बीन आ गया, एक बार बीइंग आ गया, दोनों एक जैसे हो गए, एकदम ऑकवर्ड सा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे यहाँ पे बी प्लस बीइंग गलत हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे बीन प्लस बीइंग गलत हो जाएगा, इसीलिए नो पैसिव। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ध्यान दीजिएगा, नो पैसिव, कोई पैसिव नहीं बनाना है आपको। अब भाई कल हम सिखाएंगे किस तरीके से चेंज करना होता है। आज मैंने बेसिक बातें आपको बताई। ठीक है, तो अरे रितु यादव, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ गलत लैंग्वेज बोल दी। मैं कह रहा हूँ फिर बच्चे रोएंगे। रोएंगे का मतलब है कुछ बच्चे एकदम कमेंट में ऐसी ऐसी इमोजी लगाते हैं, पता नहीं क्या कोई पाप कर दिया हो। मान लो कोई मार्कर ऐसा दिख नहीं रहा, तो कुछ बच्चे उनकी वजह से बोल दिया। बाकी अगर मेरे शब्दों से आहत हुए आप तो माफी चाहूंगा। व्हाट अ लैंग्वेज, ऐसी कोई गलत लैंग्वेज नहीं है, मैं कभी गलत बोलता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और फिर बता रहा हूँ बहुत जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और आगे तक बढ़िया ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।